नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात करते हैं विपक्षी एकता की। जी हां, और विपक्षी एकता में जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, नीतीश और लालू प्रसाद की जिम्मेवारी और बढ़ती जा रही है विपक्षी एकता को लेकर। जी हां, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी लगातार उलझती जा रही हैं और वो भी बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम सब साथ मिलकर ममता के खिलाफ मैदान में है। ऐसे में इस विपक्षी एकता को लेकर जो 23 को बैठक होनी है, उस बैठक में होगा क्या? वैसे कल खुद ममता बनर्जी आ रही हैं और नीतीश और लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव में पारामिलिट्री फोर्स के दखल को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है और आज नामांकन के दौरान जो हिंसा हुई है और उस हिंसा में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, उसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है और उसमें एक पिटिशनर कांग्रेस के अधीर रंजन भी थे। ऐसे में जो सियासी गणित बिछाई जा रही है, बिसात बिछाई जा रही है, क्या माना जाए कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलना चाह रही है? क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में कांग्रेस जीत कर आई थी और वहां तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से पहली बार चुनाव हार गई थी और अभी 10 दिन पहले ही उस एक विधायक को ममता बनर्जी अपनी पार्टी में शामिल कर दी थी और यह कहते हुए शामिल की थी कि मेरा गठबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, स्टेट के मामले में हम स्वतंत्र हैं। हमें लगता है ठीक उसी दिन से कांग्रेस भी जवाबी हमला करने की तैयारी कर रही थी और ये जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस अंदाज में हिंसा होती आई है और बूथ कैप्चरिंग से लेकर सब कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं और आधार भी वही है। कभी सीपीएम का वो आधार हुआ करता था, अभी ममता का आधार है कि पंचायत चुनाव से जीत कर आने वाले प्रतिनिधि के सहारे गांव के स्तर तक मैनेजमेंट होता है और इस पर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो वहाँ टीम है और अधीर रंजन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज हाई कोर्ट से ये फैसला हुआ है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोहरा घेराबंदी हुई है ममता बनर्जी का, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो उनके पार्टी के कई कार्यकर्ता जेल जाएंगे, ये तय है। पारामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा पंचायत चुनाव में, तो जो मनमानी की जाती है, जिसके तरफ से भी मनमानी होती हो, वो मनमानी नहीं चलेगी। और जिस अंदाज में पारामिलिट्री फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बातचीत हो रही है, बहुत कुछ चलने वाला नहीं है। चलिए, लेकिन चलना भी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी में मतलब क्या है। लेकिन इन सब घटनाक्रम से ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इस बार समझौते के मूड में तो है, लेकिन समझौता का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी स्तर पर कंप्रोमाइज करने को तैयार है। 12 तारीख की बैठक स्थगित करने को लेकर उन्होंने जो रणनीति अपनाया कि राहुल बाहर है, वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं समय इसलिए ले रहे थे कांग्रेसी कि कम से कम कोलकाता में जो पंचायत चुनाव होना है उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाए। और इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी विषय को लेकर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला के परिवार वाले लोग कहा था कि भाई इस गठबंधन में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हम लोग तो छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल ये है कि स्टेट में जिस तरीके की लड़ाई हो रही है या फिर जहां आपका वोट नहीं है, आप वहां चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं और उनको हरा देते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में विपक्षी एकता का क्या मतलब होगा, क्योंकि उससे कहीं न कहीं लाभ बीजेपी को हो रहा है। तो ये सीधे सीधे हमला अरविंद केजरीवाल पर था। तो अरविंद केजरीवाल पर जिस अंदाज में बैठक से पहले हमला शुरू है और जिस अंदाज में शरद पवार ने कहा था कि राष्ट्रीय मुद्दों को आप समझिए और ये समझिए कि 2024 में अगर मोदी की वापसी हुई तो फिर लोकतंत्र का जो आप ढिढोरा पीट रहे हैं उस मतलब बदल जाएगा। देखिए, बड़ा सवाल है। इन सब सवालों के बीच आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की चुनौती और बढ़ गई है, लालू प्रसाद की चुनौती और बढ़ गई है।
क्योंकि विभेद के जो कारण हैं वो कारण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस अगर समझौता करती है तो उसका आधार क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल के मसले पर उन्होंने साफ अभी तक स्थिति नहीं की है कि अध्यादेश पर हम समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, और बिना कांग्रेस के समर्थन के अध्यादेश रुक नहीं सकता है। ऐसे में कांग्रेस उस अध्यादेश के समर्थन के बदले क्या चाहती है, बड़ा सवाल ये है। उसी तरीके से जिस अंदाज में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है, ममता बनर्जी को भी तय करना होगा कि वो किस तरीके की राजनीति चाहती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम ने अपने उम्मीदवारों को समझिए कि डमी खड़ा किया था, यह जानते हुए कि कहीं बीजेपी न जीत ले। लेकिन अब इसका लाभ हुआ, ममता बनर्जी को हुआ, लेकिन लाभ के बावजूद भी ममता बनर्जी को कांग्रेस और सीपीएम को लेकर जो नजरिया है, और वो नजरिया भी स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता की वापसी अगर उनके हाथों से होगी तो इन्हीं पार्टियों में होगी। बीजेपी की वो स्थिति वहां नहीं है, भले सीट जितना जीत ले, कि अगर कांग्रेस और सीपीएम मजबूत हुआ तो ममता बनर्जी बेदखल होंगी तो इन्हीं दोनों पार्टी की वजह से। इसलिए उनको परेशानी भी है, क्योंकि मुसलमान वोट जैसे ही ट्रांसफर हुआ खेला हो गए, ममता कहीं की नहीं रहेंगी, ममता पूरी तरह से आउट हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि उस परिस्थिति में नीतीश और लालू प्रसाद करते क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने जवाबी हमला करके ये दिखा दिया है कि समझौते की बिंदु पर अगर बातचीत होगी तो सभी मसलों पर बातचीत होगी। ये नहीं कि राज्य में स्टेट में हम लोग लड़ते रहेंगे और सेंट्रल का जब चुनाव होगा तो हम साथ हो जाएंगे। ये अब हमें लगता है कि इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। और हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का जो स्टेटमेंट आया है कि हम मध्य प्रदेश लड़ेंगे ही, राजस्थान लड़ेंगे ही, छत्तीसगढ़ लड़ेंगे ही, तो ये जो लड़ने की बात जो वो कह रहे हैं, हरियाणा लड़ेंगे ही, तो ये बात जो वो कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस से अध्यादेश के समर्थन की उम्मीद करना हमें लगता है कि बेईमानी होगा। और वही एक कह सकते हैं कि समझौते का एक तुरुप का साबित हो सकता है कि कांग्रेस तभी उन्हें अध्यादेश पर समर्थन करेगा जब वो अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना छोड़ दे, क्योंकि ये लड़ाई 2024 से पहले का सेमीफाइनल लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर बीजेपी को हार होती है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी काफ़ी डिमोरलाइज होगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि लड़ाई हो तो सीधी लड़ाई हो, हम इस तरीके की जो छोटी पार्टियां हैं वो इस बार हस्तक्षेप न करें, उम्मीदवारों को खड़ा न करें, इससे बीजेपी को लाभ हो सकता है। ये कांग्रेस का स्टैंड है और इसी स्टैंड पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी जमे हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मामले में जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी काफ़ी व्यथित है, और ममता बनर्जी की जिस तरीके से घेराबंदी बंगाल में हो रहा है, भले सीट के लिहाज से, वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी अपने आप को मजबूत मान रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि वहाँ कांग्रेस और सीपीएम अगर इसी तरीके से पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा रह गया मतदान केंद्रों पर, तो ममता बनर्जी का जो साम्राज्य है वो साम्राज्य ध्वस्त हो सकता है। और हाल के दिनों में शिपिंग कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस ने ममता की पार्टी को बुरी तरह से हराया है। उपचुनाव में आप देख ही लिए हैं, वहाँ का जो अन्य एसोसिएशन, बार एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में भी एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी आ रही है, सीपीएम की वापसी हो रही है। तो ममता का ये जो घबराना है वो लाजिमी है, लेकिन बात 2024 की है और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को कैसे डिफीट किया जाए, कैसे पटकनी दी जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लालू और नीतीश इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए एक दिन पहले ममता बनर्जी को बुलाया है। ममता बनर्जी से टेलीफोनिक बातचीत तो हो ही रही है और हमें लगता है कि विपक्षी एकता से ठीक पहले ममता बनर्जी का पटना आना, क्योंकि प्रस्ताव उन्हीं का था, और इन दोनों नेता से उनकी मुलाकात होना लगभग उस प्लेटफॉर्म को एक आधार देने की कोशिश होगी जिसके सहारे 23 तारीख को विपक्षी एकता को लेकर बैठक होगी। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी 23 तारीख को कांग्रेस के सामने बैठती है कि नहीं बैठती है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि ममता इन दोनों नेताओं से मिलकर वापस चली जा सकती है। अरविंद केजरीवाल की भी यही स्थिति मालूम पड़ रही है कि वो भी कांग्रेस के साथ बैठने से परहेज कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस दावे का क्या होगा, या फिर जिस अंदाज में नीतीश कुमार और लालू यादव पहल कर रहे हैं उस पहल का क्या होगा, क्योंकि
झारखंड में पहले से समझौता है ही, बिहार में पहले से समझौता है ही, महाराष्ट्र में पहले से समझौता है ही, तमिलनाडु में पहले से समझौता है ही। जिन राज्यों में पहले से कांग्रेस के विपक्षी पार्टियों से समझौता है, तो फिर उसमें समझौता की बात करने का तो कोई मतलब भी नहीं है। मतलब है तो केजरीवाल, मतलब है तो ममता बनर्जी, मतलब है तो अखिलेश। लेकिन इन सब से इतर जो चीज़ें चल रही हैं, कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी अब मिजाज में आ चुकी है कि हम समझौते इतना गिर कर नहीं करेंगे कि बिहार वाली स्थिति आने वाले समय में हो जाए कि लालू यादव को सरकार बचाने के चक्कर में वो अपनी पार्टी खत्म कर दी। 91 में भी बचाया था उन्होंने, 2000 में तो उन्हीं के भरोसे सरकार चल रही थी। क्या हुआ? उनकी पार्टी समाप्त हो गई बिहार में। यूपी में भी कई बार मुलायम और मायावती को बचाने के चक्कर में कांग्रेस अपना जनाधार खोता चला गया, और आज दोनों राज्यों में उन्हें लोग आंख दिखा रहे हैं। तो ये आगे ये स्थिति नहीं बने, हमें लगता है कि इसके लिए कांग्रेस किसी भी स्थिति में उस तरीके का समझौते करने को तैयार नहीं है जिससे उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर डिमोरलाइज महसूस करें। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता से पहले जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहन की मुलाकात कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री से हुई है, और जो खबर आ रही है कि वो कांग्रेस में पार्टी को विलय कर सकती है। मतलब आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की जो पार्टी है वो लोकसभा के चुनाव के दौरान राहुल के साथ खड़े हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि उस मिशन के पीछे प्रियंका है, और उसी मिशन के तहत मायावती से भी जो बातचीत चल रही है उसके पीछे भी प्रियंका है। ये प्रियंका दोनों जगह पर ये ऑपरेशन चला रही है। अब देखना ये है कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या खास होता है। वैसे बैठक से पहले जिस तरीके की तलखी देखी जा रही है, बहुत मुश्किल होगा लालू यादव और नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के उस मुहिम को रंग देना। वैसे सीबीआई और ईडी जिस तरीके से चीज़ों को देख रही हैं, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया ममता बनर्जी को लेकर है, ऐसे में समय रहते उन्हें अभी फिलहाल विपक्षी एकता को लेकर मजबूती से खड़े रहें, उनके लिए भलाई यही है, ये सभी जानकार कह रहे हैं। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा उसका कह सकते हैं पैरोकार भी हैं। देखिए क्या क्या होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी 23 तारीख का बैठक काफ़ी दिलचस्प होगा, और पूरे देश की मीडिया की नज़र 23 तारीख को रहेगी। एक भी होटल खाली नहीं है मीडिया कर्मियों की जगह के लिए। G20 का बैठक हो रहा, पहले से ही बुक है। मीडिया वाले दिल्ली से फ़ोन करने की कहीं कोई व्यवस्था हो जाए। बात यही हो रही है कि पटना में कहीं भी रहेंगे, आधे घंटे में आप मीटिंग के स्थल पर आप पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग होनी है, सब कुछ वही व्यवस्था है। और कहा यह जा रहा है कि खड़गे साहब मीटिंग की शुरुआत अपने ओपनिंग भाषण से करेंगे, फिर सब लोगों की राय के साथ राहुल गांधी बैठक को कंक्लूज करेंगे। अब देखना यह है कि 23 तारीख को ऊँट किस करवट लेती है। लेकिन सबसे इतर जो महत्वपूर्ण बात है, कम से कम विपक्षी एकता को लेकर बैठक तो हो रही है, और उस बैठक में तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो शामिल तो हो रहे हैं, और वो भी बिहार में हो रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि परिणाम जो भी आए, बैठक के सहारे बहुत सारी चीज़ें जो आपसी कन्फ्यूजन है वो दूर होता है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।